हेलो इकोनॉमिस्ट, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और डिफरेंट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पीपीसी के नज़रिए से हम समझने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इकोनॉमिस्ट। आज हम क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर चैप्टर 2 को उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी सभी लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीसी की डेफिनेशन देखते हैं पहले। पीपीसी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही शॉर्ट में कहते हैं। पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज कीपिंग टेक्नोलॉजी एज कांस्टेंट। इस डेफिनेशन को हम डिकोड करते हैं। तो देखिए पीपीसी क्या होता है। अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि गिवन हैं, गिवन रिसोर्सेस, इन रिसोर्सेस को अगर हम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, गिवन रिसोर्सेस को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और ये अज्यूम करें कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। और हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स सपोज दो गुड्स कौन से हो गए, गुड ए एंड गुड बी, दो गुड्स को प्रोड्यूस करें। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास उसको हम पीपीसी कहते हैं। पहली चीज तो क्या, गिवन रिसोर्सेस, ठीक है, उनका फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहे। इसके बाद अगर हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड ए और गुड बी, तो उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो पीपीसी शो करता है, ठीक है। तो अब हम पीपीसी बनाएंगे और पीपीसी को बनाने से पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को हम शो करेंगे जो गुड्स ए और बी के प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज दैट टेबल जिसके हम अभी बात कर रहे थे। और इस टेबल में हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाया है जो कि हम गिवन रिसोर्सेस को लेकर दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ए, और यहाँ पे हमने दो गुड्स कौन से लिए हैं, स्टील और क्लोथ्स। तो कॉम्बिनेशन ए में हम 100 यूनिट्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लोथ्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे। कॉम्बिनेशन बी में हम स्टील के 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लोथ्स के 10 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन सी में हम स्टील के 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लोथ्स के 20 यूनिट्स। अब आपका सवाल यहाँ पे होगा कि इन दोनों का टोटल 100 है, इन दोनों का टोटल भी 100 है, पर इन दोनों का टोटल तो 90 है, कम क्यों हो गया, ठीक है, उस पॉइंट पर भी आएंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। इसी तरीके से बाकी और दो कॉम्बिनेशन भी है। लास्ट कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को जो टेबल दिखाती है उसका नाम हमने दिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का नाम है पीपीसी। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम स्टील ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्लोथ्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट्स हम इस ग्राफ पर सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं।
तो कॉम्बिनेशन ए कौन सा हुआ, लेट्स सपोज ये 100 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट बी, जिस पे 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन स्टील का हो रहा है और 10 का क्लोथ्स का हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया बी। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है 70, लेट्स सपोज 70 यहां पर है 70, और क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो रहा है 20। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स भी मैं प्लॉट कर देता हूं। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो हमें एक कर्व मिलेगा कुछ इस तरह का, और ये जो कर्व है इसे ही हम पीपीसी कहते हैं, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन के हिसाब से इस कर्व को देखते हैं। पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इस कर्व में हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कौन से हैं, एक तो क्लोथ्स और एक स्टील, इन दो गुड्स का कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम 90 यूनिट्स स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 यूनिट्स क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेस। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं वहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इज कीपिंग टेक्नोलॉजी एज कांस्टेंट। पीपीसी जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके डिफरेंट अजम्पशंस जो हैं अगर उसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो फिर पीपीसी किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है और पीपीसी के डिफरेंट पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये समझते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये एक पीपीसी है, ठीक है। इस पीपीसी को हम नाम दे देते हैं ए बी। इस पीपीसी के लेट्स सपोज ये सभी पॉइंट्स, इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी। वो सभी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर लाया करते हैं वो कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे, पोटेंशियल। वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ये पॉइंट्स पे प्रोडक्शन कर सकती है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ ही करे। ऐसा हो सकता है कि हम रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में इकोनॉमी पीपीसी के अंदर लाया करेगी। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट आई, तो उस केस में इकोनॉमी पीपीसी के अंदर लाया करेगी कहीं पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होगा कि भाई एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कम हो। तो इसका उदाहरण लेते हैं कि लेट्स सपोज एक टीचर है, इस टीचर के पास पढ़ाने के लिए कितने घंटे एक दिन में, 24 घंटे। बट क्या जरूरी है कि ये टीचर 24 घंटे पढ़ाएगा ही? नहीं, क्योंकि ये अपने टाइम को कुछ टाइम वर्क में देगा और कुछ टाइम लेजर में भी देगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से कभी भी इकोनॉमी पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट को टच नहीं कर पाती है, इससे अंदर ही रहती है, ठीक है। थियोरेटिकली हम ये मान सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी इस पॉइंट को अचीव कर सकती है, बट एक्चुअल में वो कम ही रहती है। सो वी हैव एक्चुअल लेवल ऑफ
आउटपुट इज लेस देन और इक्वल टू का साइन हमने क्यों लगाया? बिकॉज थ्योरेटिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन इक्वल टू पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। इक्वल टू का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि देयर इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट हम अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट attainable and non-attainable combinations of output. So again let us draw a PPC. So this is our PPC AB. मैं PPC पे 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। वन इनसाइड PPC, let's call it E. One on the PPC, F, and one is here, G, outside PPC. तो जैसा कि हमने देखा जो भी पॉइंट्स पीपीसी के अंदर लाया करते हैं वो इकोनॉमी अटेन कर सकती है। ठीक है, और यूजुअली उसी पे रहती है। तो ये हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हुआ, अटेनेबल जो इकोनॉमी अचीव कर सकती है। ठीक है, पॉइंट एफ की बात करें तो देयर इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि इकोनॉमी इसे अचीव कर सके, तो ये भी अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट होगा। ठीक है, अगर G की बात करें तो G पॉइंट समझते हैं कि इकोनॉमी अचीव कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगेन वही एग्जांपल, लेट्स सपोज देयर इज अ टीचर और इसे G पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस टीचर के पास 24 घंटे हैं पढ़ाने के लिए और ये एक दिन में 25 घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए पीपीसी के बाहर जो पॉइंट्स लाए करेंगे वो हो जाते हैं हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हम पीपीसी से रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So let's start with definition of opportunity cost. Opportunity cost को हमने शॉर्ट में OC से डिनोट कर रखा है। Opportunity cost is the cost of availing one opportunity in terms of the loss of other opportunity. इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। Let's suppose आपको चॉइस दी जाए कि आप घर की रोटी खाना पसंद करेंगे या फिर डोमिनोज का पिज्जा खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपको तो पिज्जा खाना है। बहुत गलत बात है, घर की रोटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन चॉइस आपकी है। तो आप कहेंगे कि आप पिज्जा खाना चाहते हैं। अब क्योंकि आप पिज्जा खा रहे हैं, आप घर की रोटी तो नहीं खा पाए। ठीक है, तो इस केस में पिज्जा खाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? रोटी। Opportunity cost is the cost of availing one opportunity in terms of loss of other opportunity. जब भी आप दो में से किसी एक चॉइस को पिक कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट चॉइस होगी आपकी सेकंड चॉइस जिसको आप चूज नहीं कर रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अब एक दूसरा पहलू ये कहता है कि यहाँ पे तो हमारे पास दो ही चॉइसेस थी। अगर दो से ज्यादा चॉइसेस हो, लेट्स सपोज पहली चॉइस तो है आपकी रोटी, सेकंड है आपके पास पिज्जा, थर्ड है खिचड़ी, तीसरी चॉइस है खिचड़ी। सर चॉइसेस खराब होती जा रही है, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास ये चॉइसेस हैं तो भी आप पिज्जा को चूज करोगे। ठीक है, अब आप
क्योंकि पिज्जा को चूज कर रहे हो, जो आप चूज नहीं कर रहे हो वो क्या हुआ, रोटी और खिचड़ी। लेकिन ये दोनों आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये चॉइस नहीं दी गई, ठीक है, और आपके पास चॉइस है सिर्फ रोटी और खिचड़ी, और इसमें से आप रोटी चूज करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पिज्जा खाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, तो आप कहेंगे रोटी, ना कि खिचड़ी। ठीक है, तो ये हमारी पीपीसी की दूसरी डेफिनेशन को समझाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि अगर आप पिज्जा नहीं खाओगे तो आप क्या खाओगे, रोटी खाओगे। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट है वो हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। Opportunity cost is the cost of next best alternative. Let's discuss next definition of opportunity cost. So, our next definition says opportunity cost is the cost of shifting resources from one use to the other. It is equal to the loss of output in use 1 when resources are shifted from use 1 to use 2. क्या मतलब हुआ इसका? Let's suppose we are producing two goods, good A and good B. ठीक है, जब हम गुड A प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 यूनिट्स, तब गुड B हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। गुड A की जब 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब गुड B की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो रिसोर्सेस हमने A से B में शिफ्ट किए हैं, तो उस B का प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट्स और A का प्रोडक्शन कितना कम हुआ, बाय 10 यूनिट्स। तो जो 10 यूनिट्स हमने शिफ्ट किए हैं वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो 10 यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए हैं वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तीसरा एस्पेक्ट हमारे सामने आता है, विच इज कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेस फ्रॉम गुड ए टू गुड बी। ठीक है, फ्रॉम गुड ए टू गुड बी जब हमने रिसोर्सेस शिफ्ट किए, तो ए का कितना प्रोडक्शन कम हुआ, ए का कितना प्रोडक्शन कम हुआ, गुड ए का कितना प्रोडक्शन कम हुआ, वो हो जाएगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स डिस्कस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो स्टूडेंट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो मार्जिनल है ना, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में आप मार्जिनल वर्ड सुनेंगे उसका मतलब आप ये लगाना एडिशनल। ठीक है, और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो पूरे टोटल की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन था ए, जिसमें हम 100 यूनिट्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लोथ्स जो है 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज शिफ्ट नहीं किए अभी। जब तक रिसोर्सेज शिफ्ट नहीं किए तब तक हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, तो ये दोनों 0। ठीक है, ब्लैंक, नील। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज बी, जिसमें 90 यूनिट्स ऑफ स्टील और 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स हमने प्रोड्यूस किया। तो इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? जितने से हमारा स्टील का प्रोडक्शन कम हुआ है, विच इज 10, और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पे 10 हो जाएगी क्योंकि टोटल सेक्रीफाइस भी 10 का है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन सी, जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन हमने 70 यूनिट्स किया है, क्लोथ्स का प्रोडक्शन 20 यूनिट्स किया है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 20 हो जाएगी क्योंकि ये 20 से कम हुआ है। ठीक है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 हो जाएगी
ये 30 कहाँ से आया? 10 प्लस 20 30 हो गया, क्योंकि हमारा टोटल सेक्रीफाइस अब 30 हो चुका है। पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब सिर्फ 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टील की। तो स्टील की यूनिट्स जितना हमने प्रोडक्शन कम कर दिया वो हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट इज स्टील का प्रोडक्शन 40 और क्लोथ का प्रोडक्शन 30 यूनिट्स। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 30, क्योंकि यहाँ पे 30 से प्रोडक्शन कम हुआ है। ठीक है, ये वाला 30 नहीं है, ये वो मत समझ लेना। 30 यूनिट से हमारा स्टील का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 30 है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 मीन्स 60। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ई, जहां पे हमने स्टील का प्रोडक्शन पूरा बंद कर दिया है और सिर्फ क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, विच इज 40 यूनिट्स। और अब कितने से कम हुआ है? 40 से कम हुआ है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 हो गई और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले 100 थी, पहले 100 का प्रोडक्शन था स्टील का, अब 0 का प्रोडक्शन है, तो पूरा का पूरा हमारा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ गया। ठीक है, इसमें एक दूसरा नजरिया ये भी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 100 प्लस 20 30 हो गया, 30 प्लस 30 60 हो गया, 60 प्लस 40 100 हो गया। ठीक है, अभी तक के टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नेक्स्ट अगर आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद रेफरेंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस टू पीपीसी। तो हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर पीपीसी AB। ओके, दिस इज ओरिजिन, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, पॉइंट E। यहां पे गुड Y का प्रोडक्शन है OA1 और गुड X का प्रोडक्शन है OB1। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि उसे गुड Y का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ गुड Y फ्रॉम OA1 टू OA2। ठीक है, सो पीपीसी से हमें ये पता चलता है कि जब हम जब हम Y का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो X का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चॉइसेस थी, कौन कौन सी? एक तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो दिस पीपीसी, जो पीपीसी अंदर है वो तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। और अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीपीसी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। सॉरी, ये हाउ टू प्रोड्यूस नहीं है, दिस इज फॉर whom to produce। ठीक
ठीक है, इसको सही कर लेना, फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो दिस इज आवर पीपीसी। अगर इकोनॉमी में रिच के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा तो इकोनॉमी में सेविंग रेट, प्रॉफिट रेट ये सब ज़्यादा होंगी, तो इन्वेस्टमेंट रेट भी ज़्यादा होगा। और अगर इकोनॉमी पुअर के लिए प्रोड्यूस करेगी तो जाहिर सी बात है कि टोटल प्रोडक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इकोनॉमी में प्रॉफिट कम होगा, सेविंग रेट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। अगर इकोनॉमी रिच के लिए प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, रिच के लिए ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम, तो हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ज्यादा प्रॉफिट्स की वजह से जो हमारी सेविंग्स होगी वो ज्यादा होंगी। ठीक है, सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो फिर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा इसलिए पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अजम्पशंस एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट different assumptions and shifts in PPC. So our first assumption is fix or given resources. So let's suppose this is our PPC. ठीक है, and economy में कुछ ऐसे changes होते हैं that it discover its new resources. So what will happen? PPC will shift rightward and it will become A1 B1। ठीक है, नेक्स्ट इज कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। इसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी कि अगर इकोनॉमी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, लेट्स सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग विद कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, suppose economy is producing with conventional technology and it shift to modern technology, तो प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा एंड पीपीसी विल शिफ्ट टू राइट। ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्लोप ऑफ पीपीसी। Now let's discuss about properties of PPC. So the first property of PPC is PPC slopes downward from left to right. What does it mean? It means that let's suppose this is a PPC AB and we have a production point E where the production of good Y is A1 and the production of good X is B1. अब जैसे ही हम गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड X टू B1, सॉरी वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड X फ्रॉम B1 टू B2। तो जैसे ही हम गुड X का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, पीपीसी से हमें पता चलता है कि गुड Y का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है। पहले इतना था, अब इतना ही रह गया। पहले OA था, अब OA2 है। सो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका मतलब ये है कि जैसे ही हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। सो स्टूडेंट्स, now let's talk about second property of PPC, which is PPC is concave to the origin। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक कर्व की डिफरेंट शेप्स को किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू हम ले लेंगे। सो फर्स्ट इज दिस काइंड ऑफ कर्व। इस कर्व को हम कॉन्केव टू एक्स एक्सिस कहेंगे और कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? कॉन्केव आप उस शेप को समझ सकते हैं कि अगर
कर्व पे 2 पॉइंट्स हम बना दें और उसे ज्वाइन करें, तो वो कर्व अगर वो लाइन अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो कॉन्केव टू एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वही सेम कर्व कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस हो जाएगा। सेकंड इज कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स कॉन्वेक्स है, और कॉन्केव टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के लिए कॉन्केव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 2 पॉइंट्स लें और इसे ज्वाइन कर दें तो ये लाइन वाई एक्सिस की तरफ है तो कॉन्केव टू वाई एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्केव टू ओरिजिन। अब यहाँ पे तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे थे, यहाँ पर हम ओरिजिन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स लें और अगर वो दोनों पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ हैं तो ये हो जाएगा कॉन्केव टू ओरिजिन। और नेक्स्ट इज अगर 2 पॉइंट्स लें और वो ओरिजिन की साइड नहीं है तो फिर वो हो जाएगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब इन चारों शेप में से अगर आपसे पूछा जाए पीपीसी किस शेप का होता है, इस शेप का, ऐसा ही तो होता है पीपीसी ए बी, और पीपीसी क्या हो जाएगा कॉन्केव टू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन ही क्यों होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों नहीं होता है, तो उसे भी हम डिस्कस करते हैं। So our question is why PPC is concave to the origin। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट इज चेयर एंड सेकंड इज शूज। सो दिस इकोनॉमी हैज 8 वर्कर्स विच आर प्रोड्यूसिंग चेयर, ठीक है, वर्कर फॉर चेयर्स 8। So 8 workers are working to make chairs and they are able to make 28 chairs, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 2 वर्कर्स को चेयर्स से शूज़ के प्रोडक्शन में शिफ्ट करेंगे, तो चेयर्स के वर्कर्स रहे 6 और शूज़ के वर्कर्स हो गए 2। तो चेयर्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना कम हुआ, बाय 4 यूनिट से प्रोडक्शन कम हुआ, और शूज़ का प्रोडक्शन 8 यूनिट से बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब हमने शिफ्ट किया तो हमने उन लोगों को शिफ्ट किया जो चेयर्स के प्रोडक्शन में कम अच्छे थे और शूज़ के प्रोडक्शन में बाकियों की तुलना में ज़्यादा अच्छे थे। तो चेयर्स का प्रोडक्शन सिर्फ 4 चेयर से ही कम हुआ। नेक्स्ट जब हमने 2 वर्कर्स और शिफ्ट किए तो चेयर्स का जो प्रोडक्शन है वो 6 यूनिट से कम हो गया, और शूज़ का सिर्फ 6 यूनिट से ही प्रोडक्शन बढ़ा। क्यों? क्योंकि अब जो हमने वर्कर्स शिफ्ट किए वो चेयर्स प्रोड्यूस करने में पहले वाले वर्कर्स से ज़्यादा एफिशिएंट थे, ठीक है। अगेन वी आर शिफ्टिंग 2 मोर वर्कर्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ चेयर टू शूज, तो चेयर्स का प्रोडक्शन अब की बार 8 यूनिट से कम हुआ, और इसके बाद हम जब शिफ्ट करेंगे तो 10 यूनिट से प्रोडक्शन कम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वर्कर्स थे पहले उन वर्कर्स को शिफ्ट किया जो चेयर्स बनाने में कम अच्छे थे, और धीरे धीरे हमें उन वर्कर्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा जो चेयर्स बनाने में काफ़ी अच्छे थे। सो in technical terms we can say that marginal opportunity cost is increasing, यही तो हो रहा है। So PPC is concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost। और marginal opportunity cost का एक और नाम है जो कि हम देख सकते हैं, marginal rate of transformation। ये भी आप नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी कभार ये नाम भी आ जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो हमारा चैप्टर 2 अब फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस चैप्टर 3, और इस चैप्टर 2 के जितने भी नोट्स हैं सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितनी भी बार हम नए नए लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।
you can